हम लोग बात करने वाले थे रिजर्वेशन पे। और रिजर्वेशन का मतलब यह हुआ कि आज की डेट पर रिजर्वेशन का कानून क्या है, नौकरियों में आरक्षण ये किस तरह दिया जा सकता है, कानून इसका क्या है और क्या स्थिति है। इसका जो परीक्षण है वो उस डिसीजन के आलोक में करेंगे जो डिसीजन अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुस्लिम रिजर्वेशन के संबंध में दिया। जो यूं कहें जिसे मुस्लिम रिजर्वेशन के संबंध में प्रचारित किया गया डिसीजन ये कहा गया, क्या मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल सकता है या सिर्फ हिंदुओं को रिजर्वेशन मिल सकता है। अगर हिंदुओं को मिल सकता है तो आधार क्या है, किस सीमा तक रिजर्वेशन ये दिया जा सकता है, किन स्थितियों में रिजर्वेशन दिया जा सकता है, क्या रिजर्वेशन उसी प्रकार फंडामेंटल राइट है जिस प्रकार से रिजर्वेशन ठीक है कि अतिरिक्त अन्य फंडामेंटल राइट हैं। क्या रिजर्वेशन देने का काम राज्य स्वयं करेगा या ठीक है राज्य स्वयं करेगा। कहने का अर्थ यह है कि रिजर्वेशन के संदर्भों में राज्य की डेफिनेशन क्या है, क्या राज्य की डेफिनेशन वही है जो अनुच्छेद 12 में है, यानी क्या राज्य जो अनुच्छेद 12 में परिभाषित है वो सारे के सारे रिजर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, आखिर क्या करना होगा रिजर्वेशन देने के लिए और क्या रिजर्वेशन पर कोई रोक, यह भी संभव है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज की डेट पर क्या है, इन सारी बातों को जानने की कोशिश ये हम लोग आज की तिथि पर करेंगे। सबसे पहली बात कि जो आज रिजर्वेशन का कानून है वो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उस केस के निर्णय पर आधारित है जिसे कानून की दुनिया में मंडल कमीशन केस यह कहा गया है और जिसे इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो कुछ लेट डाउन किया उस पर जोर यम नागराज इसमें दिया। इसलिए आज की तिथि पर जो रिजर्वेशन का कानून है वो यम नागराज और इंदिरा साहनी इन दो मुकदमों पर आधारित है। इन दो मुकदमों में जो निर्णयाधार है उसे संतुष्ट करना होगा और चूंकि यम नागराज ये इंदिरा साहनी पर बेस करता है इसलिए मुख्य जो निर्णय है वो इंदिरा साहनी ये निर्णय है। इसके आधार पर रिजर्वेशन की व्याख्या ओबीसी के संदर्भों में ठीक है या एससी एसटी के संदर्भों में यह की जाएगी, क्योंकि नौकरियों में रिजर्वेशन का सवाल जहां तक है वो अनुच्छेद 16 इसी से डिसाइड होगा। नौकरियों के अलावा जो रिजर्वेशन है वो 14 से भी डिसाइड हो सकता है, 15 से भी डिसाइड हो सकता है, लेकिन नौकरी का सवाल जहां तक है उसमें आप 16 को छोड़कर कुछ नहीं देखेंगे। और 16 यही देखा जाएगा। इसका कारण यह है कि 16 नियोजन और उससे जुड़े हुए मामलों में समानता देने की बात करता है और स्पेसिफिकली सेपरेटली निर्मित किया गया है। यद्यपि अनेकों बार उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि 16-14 का विस्तार है,
यानी 16 न होता तो भी 14 में रिजर्वेशन दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि 16 अलग से निर्मित हो गया तो निर्वाचन के सिद्धांतों के मुताबिक जब एक परिस्थिति के लिए विधायिका ने अलग से उपबंध यह निर्मित किया है तो उस परिस्थिति के आने पर सिर्फ उस उपबंध को देखा जाएगा, अन्य किन्हीं भी उपबंधों को यह नहीं देखा जाएगा। तो नियोजन और उससे जुड़े हुए मामले ये सिर्फ 16 में ठीक है इकट्ठे हुए हैं, इसलिए रिजर्वेशन का सवाल इन स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये जब देखा जाएगा तो आखिर कौन सा अनुच्छेद हम देखें तो इसका उत्तर सिर्फ एक है, अनुच्छेद 16। अब अगला सवाल कि रिजर्वेशन इसके बारे में अनुच्छेद 16 ठीक है यह व्यवस्था करता है, कहां? अनुच्छेद 16(4) में। तो रिजर्वेशन इसके बारे में व्यवस्था करता है क्या कोई कंसेशन ठीक है, कोई ठीक है रियायत, कोई छूट ये पिछड़े वर्ग के नागरिकों के संबंध में दी जा सकती है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के नागरिक यदि राज्य की नौकरियों में एडिकेट उचित प्रतिनिधित्व ये प्राप्त नहीं किए हैं तो राज्य रिजर्वेशन दे सकता है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। लेकिन राज्य अगर उम्र सीमा में छूट ये देना चाहता है, राज्य अगर एक्सपीरियंस इसमें कोई छूट ये देना चाहता है, यानी कोई कंसेशन, कोई रियायत, कोई प्रेफरेंस यानी वरीयता ये देना चाहता है पिछड़े हुए नागरिकों को, तो क्या रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट में यह भी शामिल है? क्योंकि 16(4) में ये तो लिखा नहीं, केवल इतना लिखा है कि राज्य की राय में अगर पिछड़े हुए नागरिकों का कोई वर्ग है तो उसे आरक्षण यह दिया जा सकता है, कंसेशन दिया जा सकता है, लिखा नहीं। ठीक है, आपका कोई उसे प्रेफरेंस दिया जा सकता है, लिखा नहीं। यानी आरक्षण के अतिरिक्त उसके लाभ के लिए नौकरियों में क्या कुछ और भी किया जा सकता है, यह भी सवाल पैदा हुआ। राज्य का अर्थ क्या है 16(4) में जो कहा, और 16(4) में उन्होंने कहा पिछड़े हुए नागरिक, ये नहीं कहा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ये नहीं कहा है। एससी एसटी शब्द का प्रयोग नहीं है, केवल एक शब्द का प्रयोग है, पिछड़े हुए नागरिक। आप 15 देखेंगे तो वहां एससी एसटी एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड शब्द का क्लियर प्रयोग यह हुआ है, लेकिन 16(4) में यह नहीं है। 16(4) में जो कुछ है वो पिछड़े हुए नागरिक ये शब्द प्रयोग ये किया गया। तो अगर नौकरियों में एससी और एसटी को रिजर्वेशन देना है तो हम 15(4) की सहायता लेंगे या 16(4) की सहायता लेंगे, यह भी सवाल है। और निर्वाचन का सिद्धांत कहता है कि हम 15(4) की सहायता नहीं ले सकते। कारण यह है कि नौकरियों से संबंधित जो स्थिति है
उसके बारे में क्लियर कट 16 तो निर्वाचन के सामान्य सिद्धांत ये कहेंगे कि राज्य के पिछड़े हुए नागरिक किसी भी वर्ग से संबंधित हो, भले ही भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें एससी और एसटी के तौर पर कैटेगराइज किया गया हो, लेकिन नौकरी में रिजर्वेशन की बात जब आएगी तो 16(4) यही देखना पड़ेगा। तो पिछड़े नागरिक क्या मतलब है इस शब्द का? पिछड़ापन डिसाइड कैसे हो? कौन सा पिछड़ापन? इकोनॉमिकल पिछड़ापन, सोशल बैकवर्डनेस, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। देयर आर 3 टाइप ऑफ बैकवर्डनेस। ठीक है, 3 प्रकार का पिछड़ापन है। किस प्रकार के पिछड़ेपन की दशा में? रिजर्वेशन ये नागरिकों के वर्गों को उपलब्ध कराया जा सकता है। पिछड़ेपन की पहचान कैसे हो? कौन कहेगा तो हम किसी वर्ग को पिछड़ा हुआ मानेंगे? क्योंकि मूर्खों की दुनिया इसके अलावा किसी दुनिया में किसी के कहने के आधार पर कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है, कुछ भी स्वीकार करने से पहले संबंधित विषय का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। और विज्ञान विषय नहीं है, विज्ञान प्रक्रिया है। हम लोग एक बड़ी गलती करते हैं, हम विज्ञान को विषय मानकर चलते हैं। हमने फिजिक्स को विज्ञान समझ लिया, हमने केमिस्ट्री को विज्ञान समझ लिया। ठीक है, विज्ञान प्रक्रिया का नाम है, विज्ञान विषय का नाम नहीं है। और शिक्षा पद्धति आपको यह 4th क्लास से समझाने की कोशिश करती है कि विज्ञान प्रक्रिया है, विज्ञान विषय नहीं है। विज्ञान आओ करके सीखे, विज्ञान प्रक्रिया का नाम है। और यह प्रक्रिया क्रमबद्ध अध्ययन अपेक्षित करती है। विज्ञान यह वैज्ञानिक प्रक्रिया से किसी भी विषय का अध्ययन जब किया जाता है तो वह क्रमबद्ध अध्ययन को अपेक्षित करता है। क्रमबद्ध अध्ययन यानी सबसे पहले आप समस्या लेंगे, और समस्या ऑब्जर्वेशन इससे मिल सकती है। समस्या किसी किताब को पढ़ने पर वहां से मिल सकती है, और समस्या की पहचान यही डेटा कलेक्शन कहा जाता है। फिर डेटा कलेक्शन के बाद उस डेटा का एनालिसिस, प्रोसेसिंग ये की जाएगी, और फिर जो तरीके, ठीक है, उनका इस्तेमाल करके किसी समाधान पर पहुंचा जाएगा। वो जो समाधान आएगा वो वैज्ञानिक प्रक्रिया से आया समाधान होगा, वो साइंटिफिक रिजल्ट होगा। उसके पीछे एक प्रक्रिया है, एक आधार है। वो किसी का मियर स्टेटमेंट नहीं है, वो कथन नहीं है, वो एक प्रक्रिया से आई हुई चीज है। तो पिछड़े नागरिक, जो पिछड़े हुए लोग, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो पिछड़ों की पहचान कैसे हो? केवल कार्यपालिका ये कह दे कि नागरिकों का अमुक वर्ग पिछड़ा हुआ है, क्या यह ठीक हो सकता है? क्या जिसे रिजर्वेशन एक बार मिला वो हमेशा रिजर्वेशन के लायक ही रहेगा? अगर ऐसा है तो रिजर्वेशन के पूरे कॉन्सेप्ट पर
एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्योंकि रिजर्वेशन क्यों? रिजर्वेशन सिर्फ इसलिए कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो मेन स्ट्रीम में आ पाए। और अगर रिजर्वेशन की प्रक्रिया वंचित वर्ग को मेन स्ट्रीम में ला ही नहीं सकती, यानी जो एक रिजर्वेशन की कैटेगरी में है वो हमेशा उसी कैटेगरी में बना रहने के योग्य बना रहे, तो फिर इस प्रक्रिया से लाभ ही क्या है? फिर इस प्रक्रिया को क्यों होना चाहिए? फिर तो इस प्रक्रिया की प्रासंगिकता यही प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। कोई भी न्याय संगत आदमी रिजर्वेशन का फेवर ये नहीं कर सकता है, या यूं कहें किसी भी न्याय संगत व्यक्ति के लिए रिजर्वेशन का फेवर सिर्फ एक आधार पर करना ही समुचित हो सकता है, और वो है सामाजिक न्याय। देयर में बी नो अदर स्टैंडर्ड। सामाजिक न्याय के अतिरिक्त अन्य कोई कारण रिजर्वेशन को देने का नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि व्यक्ति को उसके अपने पुरुषार्थ के आधार पर पहचाना जाना चाहिए। व्यक्ति को न उसके वंश, न उसके मां बाप, ठीक है, या उसकी परिस्थिति, इसके आधार पर बिल्कुल पहचाना नहीं जाना चाहिए। उसके मां बाप, उनकी गलतियों की सजा भी उसे नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा किसी सोसाइटी में हो रहा है तो उस सोसाइटी को न्यायपूर्ण समाज नहीं कह सकते। कर्ण को दंड मिलना है उसकी मां की गलती का, यह सामाजिक अन्याय है उस आदमी के साथ। हम समाज इतना सुरक्षित नहीं बना सके कि सारे लोग एक सेम लेवल ऑफ प्लेइंग पर, ठीक है, इक्वल फील्ड पर खड़े होकर फाइट कर सकें। तो यह गलती हमारी है, व्यक्ति की नहीं है। रिजर्वेशन का फेवर सामाजिक न्याय, इसके अतिरिक्त किसी तर्क के आधार पर नहीं किया जा सकता, और कोई तर्क ही नहीं है इसके फेवर में। ये ठीक है। हम महिलाओं के रिजर्वेशन से बात शुरू करेंगे, वहां डिस्प्यूट नहीं है, इसलिए अन्यथा ब्राह्मण होने के कारण हम पर भी लोग पक्षपाती होने का आरोप लगाएंगे, ठीक है। हम महिलाओं के रिजर्वेशन से इसलिए बात शुरू करेंगे, वहां पक्षपात का आरोप नहीं हो सकता, ठीक है। महिलाओं को रिजर्वेशन सामाजिक न्याय के आधार पर समुचित कहा जा सकता है, क्योंकि पुरुषों के पास पढ़ने के जितने अवसर हैं उतने उनके पास नहीं है। पुरुष रात में एक समय जाकर कहीं भी कुछ भी अध्ययन कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती, और इसमें उनका दोष नहीं है। यह तो उनका दोष हो, उनका तो कोई दोष ही नहीं। अगर कोई विकलांग पैदा हुआ उसमें उसका क्या दोष है? अगर कोई ट्रांसजेंडर पैदा हुआ, अगर किसी की सेक्सुअल अभिरुचि आपके जैसी नहीं है, तो इस आधार पर वो आदमी से कमतर कैसे हो गया? आप उसके प्रति कोई हेय दृष्टिकोण ये कैसे रख सकते हैं? लेकिन रखते हैं, ये एक सामाजिक वास्तविकता है। हम सामाजिक वास्तविकताओं को दरकिनार कर बात नहीं कर सकते। ये सामाजिक वास्तविकता है कि ट्रांसजेंडर्स के प्रति अच्छी दृष्टि नहीं है,
बाइसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, लेस्बियंस, इनके प्रति अच्छी दृष्टि ये नहीं है, और ये पर्सनल लाइकिंग का विषय है। वैसे ही जैसे मीट खाना या मीट न खाना, आप इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ये कैसे कर सकते हैं, लेकिन होता है। और जब हो रहा है, कोई ट्रांसजेंडर क्लास में आप ही के समान पढ़ सकता है क्या? क्या वो सिटायर का, क्या वो सामाजिक अन्याय का शिकार नहीं होगा? और अगर होगा तो उसकी मानसिक दशा आपके समान ये कैसे रह सकते हैं? और फिर अगर हम उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं तो सिवाय रिजर्वेशन के तरीका क्या है? व्यवहार के स्तर पर, प्रयोग के स्तर पर कोई तरीका नहीं। नो डाउट जब हम उसे रिजर्वेशन देंगे तो एक मेरिटोरियस कैंडिडेट, उसकी हक तलफी होगी, लेकिन आईपीसी हो या कोई और कानून बड़ी अपहानी निवारित करने के लिए छोटी अपहानी सहन करनी ही होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अगर रिजर्वेशन देने से स्वयं उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है तो भी रिजर्वेशन को जारी रखा जाए, क्योंकि मेडिसिन अगर इलाज से संबंध ही नहीं रखती है तो फिर वो मेडिसिन है कहां? तो फिर तो रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना पड़ेगा कि दिया जाए ना दिया जाए। इन सारे विषयों पर विचार किसमें हुआ? इंदिरा गांधी में। इट इज द केस। इसमें सारे एस्पेक्ट छुए, सारे एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट और, जनता का क्या दोष है? जनता को इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जनता को। अब कुछ करिए, आप आम जनता की हक तलफी नहीं कर सकते। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों में भी कुछ तो ऐसा सोचना पड़ेगा कि सिर्फ पिछड़ेपन के आधार पर कोई भी लोक सेवक न बन जाए। इतना तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आम जनता के हितों का ख्याल यह रखा ही जाएगा। और शायद इसीलिए अनुच्छेद 335 जैसा उपबंध, जैसा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है जो कहता है एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये एससी और एसटीज के रिजर्वेशन से, ठीक है, प्रभावित नहीं होनी चाहिए। एससी और एसटी को रिजर्वेशन इस प्रकार दिया जाए कि एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यद्यपि अनुच्छेद 335 एससी एसटी के रिजर्वेशन के संबंध में बात करता है, ओबीसी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि वह रिजर्वेशन के संदर्भों में बोलता है, और एससी एसटी इट इज ऑल्सो ए क्लास ऑफ बैकवर्ड सिटीजन्स, इसलिए उनके संबंध में जो बात कही गई निर्वाचन के सिद्धांतों के अनुसार ओबीसी इनके संबंध में भी लागू हो जानी चाहिए। और इसीलिए इंदिरा कहानी में ओबीसी के रिजर्वेशन के संबंध में 335 के प्रिंसिपल को लागू किया गया और यह कहा कि जब रिजर्वेशन हम प्रोवाइड कराएंगे तो आम जनता के हक और हुकूक उसका ख्याल रखा जाएगा, और इस ढंग से रिजर्वेशन किसी को नहीं मिलेगा कि एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित हो जाए। और इसको व्यवहारिक स्तर पर उतारने के लिए
इंदिरा साहनी में एक सजेशन दिया कि न्यूनतम अंक कट ऑफ मार्क्स ये निर्धारित किए जाए, ठीक है, कम से कम एससी एसटी और ओबीसी के लिए कि साहब इतने मिनिमम तो पाने ही हैं, इससे नीचे पाए तो कुछ नहीं, फिर सिलेक्शन दोबारा होगा, कुछ नहीं होगा, ताकि एफिशिएंसी ये प्रभावित न हो। फिर एक और सवाल है, ये कहा है कि 16-14 का विस्तार है, 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है, लेकिन वर्गीकरण युक्ति संगत होना चाहिए। अगर वर्गीकरण युक्ति संगत नहीं है तो फिर वो मनमाना है। मनमाना कहते किसको, यह भी डिफाइन हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मनमानेपन की व्याख्या ये कई निर्णयों में की है कि व्हाट डू यू मीन, ठीक है, व्हाट यू शुड बी मीन बाय द वर्ड, ठीक है, आर्बिट्रेरी। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक काम किसी न किसी उद्देश्य को समर्पित है, जिसे कहते हैं ना, इसी बात को अरस्तु, सुकरात, प्लेटो आदि विधिशास्त्री इस लिहाज से कहते हैं कि दुनिया में प्रत्येक वस्तु, मानव भी, ये किसी उद्देश्य से अस्तित्व में है, ठीक है, कोई ना कोई उद्देश्य जिसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रकृति में हर चीज अस्तित्व में है, और वो अपने उद्देश्य को, जिसलिए वो अस्तित्व में है, दूसरों के सहयोग और ठीक है सहकार के बिना पूरा नहीं कर सकता। इसलिए प्रकृति को प्लेटो संबंधों की सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था ये मानता है और न्याय की बात करता है कि न्याय क्या है, तो कहता है संबंधों की सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था, इसको बनाए रखना ही न्याय है। न्याय एक परिस्थिति है, न्याय एक सिचुएशन है। तो सवाल यह है कि हमने रिजर्वेशन दिया, कुछ लोग लाभान्वित हुए और कुछ लाभान्वित नहीं हुए, कुछ पहले से लाभान्वित हैं और कुछ उसी वर्ग में पहले से लाभान्वित नहीं है। तो अगर हम क्रीमी लेयर इसे अलग किए बिना फिर से उसी नागरिक के पिछड़े हुए वर्ग को रिजर्वेशन दें तो ये 14 के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि रिजर्व नागरिकों, ठीक है, नागरिकों का, पिछड़े नागरिकों का एक वर्ग बनाकर हमने उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों किया? सामाजिक न्याय, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। इसलिए 14 के अंतर्गत जो वर्गीकरण समुचित है, लेकिन जो सामाजिक न्याय प्राप्त कर चुके उन्हें सामाजिक वंचित वर्ग से अलग किए बिना अगर रिजर्वेशन दिया जाए तो ये 14 का जो वेरी कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ ये जाता है, ठीक है। और शब्द प्रयोग 16(4) में जो है नागरिकों का पिछड़ा वर्ग ये है, हिंदू, मुसलमान, ऐसा कोई शब्द नहीं। इसका मतलब यह कहना कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली दिया जा सकता है, लेकिन उस तरह नहीं दिया जा सकता जिस तरह ममता बनर्जी ने दिया। उन्होंने किस तरह दिया देखेंगे, अभी उन्होंने किस तरह दिया ये अभी देखेंगे। और इसीलिए ममता बनर्जी और उनके जैसे नेताओं के हम खिलाफ हैं,
क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का दुरुपयोग ये करते हैं। उस ढंग से नहीं दिया जाएगा जिस ढंग से दिया गया, और इसीलिए न्यायालय ने उसे क्वैश ये कर दिया। पहले हम वो समझेंगे जो रिजर्वेशन का कानून है, और फिर हम वो समझेंगे जो कलकत्ता में हुआ और जिसकी वजह से, ठीक है, रिजर्वेशन को कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया। वजह यह नहीं है कि मुसलमानों के पक्ष में रिजर्वेशन, नो, ये वजह नहीं है। वजह यह है कि वो मुसलमानों के पक्ष में रिजर्वेशन है, पिछड़े नागरिकों के पक्ष में रिजर्वेशन नहीं है। मुसलमानों में सब पिछड़े हैं, खान साहब, सैयद साहब, ये तो नहीं पिछड़े हैं। पिछड़ा कौन है? पसमानदा। पिछड़ा कौन है? बेने। पिछड़े कौन है? फकीर। यह हमें जाना कैसे? क्योंकि वो कबाड़ का काम कर रहे हैं, बेहद गरीब हैं। तो कोई डेटा होना चाहिए ना, कोई आंकड़ा होना चाहिए कि जिसको तुम रिजर्वेशन दे रहे हो वो पिछड़े हुए वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। धर्म से वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, इससे क्या मतलब? यू मस्ट शो सम डेटा जो उसके बैकवर्डनेस को इंडिकेट करता हो। और अगर आपके पास कोई डेटा ही नहीं है जो उसके पिछड़ेपन को इंडिकेट कर दे, तो हम क्या माने? यही मानना पड़ेगा कि मुसलमानों के पक्ष में रिजर्वेशन किया है तुमने, पिछड़े नागरिकों के पक्ष में थोड़ी किया है। पिछड़े नागरिकों के पक्ष में होता कोई दिक्कत नहीं, आप डेटा लाइए। अच्छा, आप कहते हैं कि ऐसा है तो हम मान थोड़ी लेंगे ऐसा है, क्योंकि आप जो कुछ कहते हैं कि ऐसा है, वैसा होने की मान्यता के संदर्भ में आपके पास कोई तर्क होगा ना, तभी तो आप ले। आप जो कुछ कहते हैं वो सिर्फ कहते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। ये शो करना आपकी जिम्मेदारी है। अर्थात आप जो कुछ कहते हैं उसके पीछे जो आधार हैं वो शो करना आपकी जिम्मेदारी। देखिए, आधार का होना और आधार का पर्याप्त होना ये दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग बातें हैं। आधार है ही नहीं ये एक बात है, और आधार है वो पर्याप्त है या नहीं है ये एक दूसरी बात है। एसआर मुंबई यही कहा है कोर्ट ने, जब उन्होंने कहा कि 74 सबसेक्शन 2 इसके अंतर्गत जब राज्यपाल राष्ट्रपति को यह सलाह देंगे मीनिंग दरबार अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देगा कि अमुक राज्य का शासन संवैधानिक तंत्र के मुताबिक नहीं चल सकता, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह सलाह जो कि राज्यपाल की सलाह पर आधारित है, किन्हीं आधारों के आधार पर दी है। यह कोई आधार ही नहीं है, इसकी जांच हम करेंगे। हां, यह जरूर है कि 74 सबसेक्शन 2 यह कहता है कि इस प्रश्न की जांच किसी न्यायालय के द्वारा नहीं की जाएगी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसकी जांच नहीं होगी। तो हम ये जांच नहीं करेंगे कि जो आधार मंत्रिमंडल ने को राज्यपाल ने बताए थे वो उस सलाह के लिए जो मंत्रिमंडल ने दी उसके लिए पर्याप्त आधारों के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं या नहीं, इसकी जांच हम नहीं करेंगे। लेकिन इस तथ्य की जांच करेंगे
कि कोई आधार बताए भी थे या बताए नहीं थे, या जो बताए थे आधार के तौर पर, वे आधार के तौर पर बताए ही नहीं जा सकते। जैसे हम तुमसे कहें लो अखबार पढ़ो और देख कॉपी, तो वो कॉपी अखबार थोड़ा ही है। कॉपी का नाम अखबार रख दिया जाएगा तो कॉपी अखबार तो नहीं बन जाएगी। ऐसे जो आधार बताया गया कि आधार है, वो आधार ही नहीं। बोले इन प्रश्नों की जांच हम करेंगे, और इसीलिए वो क्रिएटिव डिसीजन कहा जाता है। ठीक है, तो आप सिर्फ कह देंगे कि ये लोग जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं ये पिछड़े हैं, और हम मान रहे हैं पिछड़े। ठीक है, आप कोई डेटा तो लाओ, कैसे हैं पिछड़े बताओ तो। कोई साइंटिफिक डिसीजन ये तो लाएंगे, कोई साइंटिफिक डेटा लाएंगे, या आप कह देंगे वो मान लेंगे कि ये पिछड़े। दिस इज द ग्राउंड। कोर्ट ने कहा है कि कोई डेटा ही नहीं है, और सिर्फ ठीक है इन्हें उसमें शामिल कर दिया है बैकवर्ड की लिस्ट में। पिछड़ेपन का कोई आधार नहीं है। बताइए किस ढंग से आपने शामिल किया। और जितनी जातियां शामिल की उनमें 99% मुसलमान है, 99%। और उनमें भी कैटेगराइजेशन किया और मोर बैकवर्ड उन जातियों को घोषित कर दिया। जो 1% उन्हें बैकवर्ड में रख दिया। यानी क्लियर डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है जो केवल धर्म के आधार पर किया गया है। यद्यपि आप कहे ये रहेंगे नहीं हमने पिछड़ेपन के आधार पर किया है, क्योंकि पिछड़ेपन का कोई डेटा आप दे ही नहीं पा रहे हैं, तो ये केवल धर्म के आधार पर हो गया। आप कहें कुछ भी, लेकिन जो सिद्ध होकर आ रहा है वो तो सिद्ध होकर ही आ रहा है कि नहीं सिर्फ मुसलमानों ने के आधार पर किया गया, इसलिए उठाया क्वेश्चन। ये बात नहीं है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, सबको दिया जा सकता है। लेकिन आप पिछड़े को देंगे ना कि मुसलमान को देंगे। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये मुस्लिम अपीजमेंट माना जाएगा, इसके अलावा क्या माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तो, और यही किया ठीक है महाराष्ट्र में मराठों के साथ, यही किया राजस्थान में जाटों के साथ, और सबको इश्यू है, सबको इश्यू है, सबको इश्यू होंगे अगर इंदिरा साहनी और जब नागराज संतुष्ट नहीं। अब हम देखें इंदिरा साहनी और नागराज हैं क्या। ठीक है, उस कॉन्टेस्ट को देखेंगे जिसमें इंदिरा साहनी आता है। इंदिरा साहनी ये किस कॉन्टेस्ट में आता है। भारत के राष्ट्रपति ने एक कमीशन गठित किया जिसे मंडल कमीशन कहा गया। ठीक है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की पहचान के लिए। और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इसकी पहचान मंडल कमीशन ने की। यद्यपि वह पहचान जातियों पर आधारित थी। यही एक चीज खूब समझ लेंगे, खूब आप क्लियर हो जाएं इस विषय पर। देखिए, एक चीज होती जाति और एक चीज होती है वर्ग। अधिवक्ता एक वर्ग है जिसमें विभिन्न जातियों के लोग हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाता है कि प्राचीन काल से अधिवक्ता का व्यवसाय एक जाति को ही दे दिया जाता। ठीक है, उस दशा में वह जाति जो अधिवक्ता का व्यवसाय करती वो एक जाति भी होती और एक वर्ग भी होता। देखिए, जातियों का नाम लेकर मैं उल्लेख अब करूंगा। ठीक है, इसका उद्देश्य किसी जाति को अपमानित करना नहीं है, सिर्फ समझाना है बात। कोरी जाति, उसका पेशा प्राचीन काल से सब्जी बेचना रहा। तो अब सब्जी बेचने का पेशा यह करने के कारण
ठीक है, वो सब्जी बेचने वालों का एक वर्ग भी हो गया और वो एक जाति भी बन गया, वो एक जाति भी है और एक पर्टिकुलर पेशा अपनाने वाला वर्ग भी है। ठीक है, आपका चिकवा या चिक जाति के लोग मांस बेचना हिंदुओं में, जैसे मुसलमानों में कसाई है, ऐसे ही हिंदुओं में चिक जाति के लोग। ठीक है, वो मांस बेचने वालों का एक वर्ग भी है और एक जाति भी है। ठीक है, ऐसे ही हिंदुओं में विभिन्न जातियां हैं जो वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करती हैं और जाति का प्रतिनिधित्व भी करती हैं और वो एक विशेष पेशा अपनाती हैं और उस पेशे को अपनी जाति के कारण अपनाती हैं और उस पेशे से जो आय है वो इतनी कम होती है कि उससे उनमें आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन ये भी आता है और एजुकेशनल पिछड़ापन ये भी आता है। अब जाति एक वर्ग भी बन गई और वर्ग, ठीक है, रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है, जाति नहीं है, जाति नहीं है। ठीक है, तो हिंदुओं में जो जातियों का रिजर्वेशन दिखता है वो जातियों का नहीं है, पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग का है। ऐसे मुसलमानों में हो सकता है, वो लोग जो मांस बेचेंगे, वो लोग जो मस्जिदों में अजान देंगे यानी मुअज्जिन, ठीक है, मुअज्जिन की तनख्वाह बहुत कम है क्योंकि मस्जिदों में एक वर्ग होता है, एक इमाम है जो नमाज पढ़वाएगा, एक मुअज्जिन है जो अजान देगा, एक खादिम है, ठीक है, जो मस्जिद की सफाई करेगा। तो खादिम, मुअज्जिन और इमाम तीनों की तनख्वाहें बेहद कम है। अब वे एक विशेष जाति से ही होंगे, ऐसा अगर हो जाए तो जाति एक वर्ग भी बन जाएगी और वो वर्ग भी रहेगा। ठीक है, तो मंडल कमीशन ने क्या किया, फिर इंडिकेटर तय किया। ठीक है, शायद 22 इंडिकेटर उन्होंने लिए थे। ठीक है, कि इनकम कितनी है, मकान है नहीं है, खेत है नहीं है, ऐसे करके 22 इंडिकेटर तय किए और 22 इंडिकेटर तय करने के बाद उन्होंने कुछ जातियों को पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग के रूप में आइडेंटिफाई किया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इस रूप में आइडेंटिफाई किया। उनकी रिपोर्ट बहुत समय तक पड़ी रही, लागू नहीं हुई। 81-82 में डिस्कशन जरूर हुआ, लागू नहीं हुई। 1990 में बीपी सिंह ने उसको स्वीकार कर लिया और 27% रिजर्वेशन ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस इनके पक्ष में दे दिया। अनरेस्ट हुआ, गवर्नमेंट बदल गई, 91 में नरसिंह राव आ गए और नरसिंह राव ने 10% ठीक है रिजर्वेशन और बढ़ा दिया। किसका? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों का वर्ग था। अब उन्होंने सोशल एंड एजुकेशनल, इन्होंने आर्थिक पिछड़ापन यानी पिछड़ेपन के तरीके अलग अलग आने लगे। ठीक है, उन्होंने सोशली एंड एजुकेशनली, इन्होंने पिछड़ेपन को 3 तरीकों में बांट दिया, सोशली एंड एजुकेशनली और आर्थिक पिछड़ापन ये ले आए। और साथ ही जो 27% का रिजर्वेशन था उसे बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड इसमें बांट दिया। ठीक है, अब सवाल यह आया कि न्यायालय के समक्ष पहले से ही इस 27% रिजर्वेशन को चुनौती मिली हुई थी, अब और मिल गई कि क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ये कोई पिछड़ापन हो सकता है, यानी इकोनॉमिकली जो नागरिक पिछड़े हुए हैं लेकिन सोशली पिछड़े हुए नहीं है। तो ब्राह्मण इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ है। हमेशा कहानी रही कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण की हैसियत यह थी कि स्वयं राजा भी उसके सामने बैठने में संकोच का अनुभव ये कर रहा है। तो ये जो सोशल एक्सेप्टेंस है ये आपने कभी, ठीक है, हीन भाव नहीं आने देती, ये आपको कभी मानसिक रूप से पीड़ा इसका अनुभव नहीं होने देती। आप हमारे साथ देखेंगे,
आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत आगे हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से कतई पिछड़े नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे। तो क्या वो आदमी जो सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़े होने के आधार पर रिजर्वेशन का अधिकारी है? ये सारे सवाल इंदिरा साहनी में है। उत्तर देना शुरू किया इंदिरा साहनी, इसीलिए बहुत फाइन प्रोनाउंसमेंट है। इंदिरा साहनी में कहा, पहली बात आपका एनएम थॉमस को उलट दिया। एनएम थॉमस में कहा था कि 16(4) 16(1) का एक्सेप्शन है, उन्होंने कहा कतई नहीं, 16(4) 16(1) का एक्सेप्शन नहीं है। अब 16(4) अगर 16(1) का एक्सेप्शन बन जाएगा तो स्थिति क्या आएगी? 16(4) में नागरिकों के पिछड़े वर्गों का रिजर्वेशन ये हो जाएगा। एनएम थॉमस में कहा कि 16(4) 16(1) का एक्सेप्शन है, तो आरक्षण अगर पिछड़ों को देना है तो 16(4) में देंगे, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है तो 16(1) में देंगे। ये कहा एनएम थॉमस ने, ये कहा कि ये एक्सेप्शन है, तो इसका मतलब रिजर्वेशन देना है तो 16(4), कोई कंसेशन, कोई प्रेफरेंस एक्सेप्ट रिजर्वेशन देनी है तो 16(1), विकलांगों का रिजर्वेशन देना है तो ठीक है 16(1) में, क्योंकि 16(4) विकलांग पिछड़ा तो नहीं है। ठीक है, तो पिछड़ों का रिजर्वेशन 16(4) में हो गया और 16(1) में विकलांगों का हो गया। अब डबल रिजर्वेशन आ गए तो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनके अधिकारों में और डाका पड़ गया। ठीक है ना? इस स्थिति को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, 16(4) 16(1) का एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि 16(4) 16(1) का विस्तार है। 16(4) 16(1) का विस्तार है। इसका मतलब मूल रूप से रिजर्वेशन जो दिया जाएगा 16(1) में ही दिया जाएगा। पिछड़े नागरिकों को अगर देना है तो 16(4) में। अब जब 16(4) में पिछड़े नागरिकों को देंगे, अब मान लीजिए 27% प्लस 22%, क्योंकि SC ST उन्हें भी पिछड़ा है, यही मानेंगे वहां SC ST सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ये तो इस्तेमाल नहीं है, पिछड़ा नागरिकों का वर्ग ये शब्द इस्तेमाल है। तो SC ST को फॉरवर्ड नागरिकों का वर्ग ये तो नहीं कह सकते। तो OBC प्लस SC ST सबको 16(4) में मिलेगा, क्योंकि पिछड़े नागरिकों के वर्ग के तौर पर सबको वही मिलेगा। ठीक है, अब विकलांगों को देना, विकलांगों को 16(1) में देंगे, विकलांगों को 16(1) में। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि 16(4) विस्तार है 16(1) का। अब विकलांग को हम देखेंगे, विकलांग अगर SC ST है तो हम उसे SC ST के वर्ग में शामिल कर देंगे, क्योंकि रिजर्वेशन सबको 16(1) में मिल रहा है। ठीक है, 16(4) तो विस्तार है उसका, तो पिछड़े नागरिकों को 16(4) में भी मिल रहा, लेकिन अंततः हवा 16(1) में ही मिल रहा, क्योंकि 16(4) तो विस्तार है ना 16(1) का, तो अल्टीमेटली वो 16(1) का ही है। इसलिए विकलांग अगर SC ST में तो वो जाएगा SC ST में, और विकलांग अगर OBC का है तो वो जाएगा OBC में, और विकलांग अगर जनरल है तो उसमें जाएगा। इस ढंग से ये बात कहकर कि 16(4) विस्तार है 16(1) का, उन्होंने सामान्य वर्ग के अधिकारों की रक्षा की। और चूंकि 16(1) ऊपर है और विकलांग का रिजर्वेशन ऊपर से जाएगा, इसलिए उसको उन्होंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहा है। और जो OBC का रिजर्वेशन और SC ST का है उसे उन्होंने वर्टिकल रिजर्वेशन ये कहा है। ये स्थिति निकल कर आई। दूसरी बात उन्होंने कही, राज्य अपने अधीन नौकरियों, तो उन्होंने कहा राज्य जो लिया जाएगा अनुच्छेद 12 से, यानी लेजिस्लेचर एक्ट बनाकर, ठीक है, रिजर्वेशन कर सकती है। एग्जीक्यूटिव, क्योंकि 12 में तो एग्जीक्यूटिव भी है, 12 में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अदर अथॉरिटीज एंड लोकल अथॉरिटीज सब रिजर्वेशन कर सकती हैं।
सब अपने ही आदेशों से, कोई कानून हो या न हो। लेकिन 16(4) विस्तार है 16(1) का, और पिछड़े नागरिकों को रिजर्वेशन कितना मिलेगा 16(4) में, और 16(4) क्या है विस्तार, इनेबलिंग प्रोविजन, मूल अधिकार नहीं है। इस बात को कहने का अर्थ क्या हुआ, इस बात को कहने का प्रभाव क्या होगा? इस बात को कहने का प्रभाव यह होगा, मूल अधिकार किसी का, वो रिजर्वेशन किसी का मूल अधिकार नहीं। यानी सरकार अगर कभी यह तय करती कि हम रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो सरकार को कोई कारण नहीं बताना है कि वो रिजर्वेशन क्यों नहीं देंगे। रहे नागरिकों का पिछड़ा वर्ग, लेकिन अगर वो ये तय करते हैं कि हम किसी को नहीं देंगे रिजर्वेशन, तो राज्य से इसका कारण नहीं पूछा जा सकता। लेकिन अगर वो रिजर्वेशन देंगे, अगर वो रिजर्वेशन देंगे, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि आप रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं, अर्थात उन्हें यह बताना पड़ेगा कि ये नागरिकों का पिछड़ा वर्ग है इसलिए दे रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें यह भी सिद्ध करना पड़ेगा कि रिजर्वेशन हम इसलिए दे रहे हैं कि पिछड़े वर्ग हैं और राज्य की नौकरियों में इनका उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है। अब एक सवाल और, यहीं पर सवाल उठता है, क्या 49% इससे ऊपर रिजर्वेशन को जाना चाहिए? अर्थात जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी, ठीक है, संख्याधारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या यह हो सकता है? एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह हो सकता है क्या? यह नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, आपको शब्दों पर ध्यान देना होगा। शब्द यह कि राज्य की नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है, शब्द नहीं है। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये शब्द कहते क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में। उचित प्रतिनिधित्व ये 50% माना जाएगा, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई नहीं है। अब आप कहें संविधान का संशोधन, भाई यही तो है, और क्या कर लोगे? कर लीजिए। इक्वलिटी फंड क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, और एनी अमेंडमेंट which will be inconsistent with the principle of equality that will be unconstitutional, नहीं होगा। ये हम अपना मत रख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ऐसा होता है तो यही होगा, यही होगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी वो स्थिति ही नहीं आई है, इसलिए हम कह ही नहीं सकते क्या होगा। अभी तो हम तर्क दे सकते हैं सिर्फ, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी, ठीक है, हिस्सेदारी। नो, नहीं होगा ये, ठीक है, ये शब्द ही नहीं है 16(4) में। और यही कहा इंदिरा साहनी में, इंदिरा साहनी में ये बात कही कि नागरिकों के पिछड़े वर्गों में जो मोर बैकवर्ड क्लास, ये आइडेंटिफाई किया है। हमने कहा था ना, नरसिंह राव ने मोर बैकवर्ड क्लास के पक्ष में रिजर्वेशन करने और किया था, तो उनका ये ठीक है क्योंकि ये अनुच्छेद 14 के अनुरूप है। यानी क्रीमी लेयर को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि क्रीमी लेयर जिसे फायदे मिल चुके हैं, ठीक है, वो फिर से रिजर्वेशन का फायदा ले, ये ठीक नहीं है। अब क्रीमी लेयर में आता कौन है, ये एक सवाल है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी में यह कहा कि हर राज्य में एक आयोग बनाया जाए, एक ट्रिब्यूनल बनाई जाए जो नागरिकों के पिछड़े वर्ग इसकी पहचान करे रिजर्वेशन दिए जाने के दृष्टिकोण से, ठीक है। और हर स्टेट ने उसे बनाया भी है, और पश्चिम बंगाल में भी बना है। और कोर्ट ने यह कहा इंक्लूजन, नॉन इंक्लूजन और ओवर इंक्लूजन, अगर राज्य के पिछड़े नागरिकों का किया जा रहा है ओबीसी की लिस्ट में, तो यह आयोग देखेगा सब कुछ। उस आयोग की राय का भी
पश्चिम बंगाल की सरकार ने वायलेशन किया, अवहेलना की, इसलिए भी वो रिजर्वेशन क्वैश हो गया। ये कहा ये 16(4) के विरोध में दे रहे हैं आप, क्योंकि 16(4) की व्याख्या इंदिरा साहनी में हुई। इंदिरा साहनी ने कहा कि उस आयोग का ध्यान रखेंगे, उस आयोग की सिफारिशों को कुछ नहीं रखा है तुमने, ठीक है। और उन्होंने यह भी कहा कि क्रीमी लेयर को अलग करने के समय यह कठिन बात है कि किसको हम अलग करें और किसको रखें उसमें, इसलिए काम सरकार पर रहेगा, क्योंकि सरकार के पास मशीनरी ज्यादा होती है, हमारे पास मशीनरी नहीं होती, हम कुछ नहीं बता रहे, लेकिन ऐसा किया जाएगा। अब उन्होंने कहा हां एक बात तय है कि कुछ चीजें हम ही बता सकते हैं, कि जैसे कोई IAS IPS है वो क्रीमी लेयर में आएगा, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि आर्थिक पिछड़ापन खत्म हो गया, लेकिन सामाजिक पिछड़ापन जारी है, तो पिछड़ापन खत्म हुआ है ये नहीं मानेंगे, ठीक है। सामाजिक पिछड़ापन इसके आधार पर दिया था रिजर्वेशन, तो जब तक सामाजिक पिछड़ापन है तब तक नहीं दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कुछ भी हुआ है इसका मतलब नहीं। और यह भी कहा कि नागरिकों का पिछड़ा वर्ग, यहां पर सोशल बैकवर्डनेस इस पर इंफेक्शन है, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस इस पर इंफेक्शन नहीं, इससे 10% EWS को जो दिया वो कर दिया। और यह भी कहा इंदिरा साहनी में कि कुछ क्षेत्र हैं, 4-5 क्षेत्रों की पहचान की उन्होंने, जैसे एटॉमिक रिसर्च का क्षेत्र है, रक्षा संबंधी खोजों का क्षेत्र है, मिलिट्री में सिविल पोस्टों को छोड़कर, जैसे सिविल पोस्टों को होती डॉक्टर मेडिकल के होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनको छोड़कर हर टेक्निकल पोस्ट पर रिजर्वेशन नहीं होगा, पायलट इनका रिजर्वेशन नहीं होगा। और यह अपेक्षा की राज्य से कि विभिन्न सेवाओं की पहचान की जाए जहां रिजर्वेशन को खत्म किया जाए। ये एक वेरी कॉन्सेप्ट रिजर्वेशन का निकल कर आया। यानी अगर समराइज करें तो एक तो 50% से एक्सीड नहीं करेगा, पहली बात, क्योंकि शब्द ठीक है आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है, उचित प्रतिनिधित्व है, इसलिए बात नहीं चलेगी जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कुछ नहीं होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्रीमी लेयर अलग होगी, ठीक है, क्रीमी लेयर अलग होगी। तीसरी बात, एक आयोग बनेगा जो पिछड़े नागरिकों की पहचान करेगा। ये 3 बातें निकल कर आई और यम नागराज ने इन्हीं पर मोहर लगाई। कहा 2 बातें करनी होंगी, जब भी रिजर्वेशन दिया आपने, जब भी दिया तो हम 2 बातें देखेंगे। एक, आपने जिनको रिजर्वेशन दिया क्या वो पिछड़े नागरिक हैं, और पिछड़े नागरिक वो हैं, इसे तय करने के लिए आपने क्या क्राइटेरिया अपनाया, कैसे आपने तय किया कि वो पिछड़े नागरिक हैं, कोई सर्वे किया, कोई रिपोर्ट है, कोई चीज है, आप आधार बताएं कैसे आपने तय किया कि वो पिछड़े हैं, एक बात। दूसरी, अगर वो पिछड़े हैं तो क्या उनका नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, इस विषय पर कोई डेटा उपलब्ध है, यह भी डेटा होना चाहिए कि वे पिछड़े भी हैं और नौकरियों में उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब देंगे आप। और अगर नहीं देते तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, देंगे तो आपको ये 2 चीजें दर्शित करनी होंगी। यानी इंदिरा साहनी और यम नागराज, इसका मैंडेट क्या आया, मैंडेट ये आया कि रिजर्वेशन हो सकता है बशर्ते ऐसा डेटा उपलब्ध हो कि नागरिकों का कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है और साथ ही उसका नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। दोनों बातें होनी चाहिए, दोनों बातें, तब हो सकता। और इंदिरा साहनी में प्रमोशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये मान लिया था, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड रूल इसको भी अलग हटा दिया था। फिर 16(4)A वो एक अलग किस्सा है, उस पर हम बात आज की डेट पर नहीं कर रहे, आज की डेट पर हम यहीं पर अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है। तो इंदिरा साहनी में 2 बातें बड़ी क्लियर हो और वही यम नागराज में उन पर मोहर लगी और वही आज का कानून है। यह भी कहा कि एक राज्य में एक जाति पिछड़ी हो सकती है, दूसरे राज्य में वही जाति पिछड़े नहीं भी हो सकती है। जैसे उनका राजस्थान में जाट पिछड़े हैं, हरियाणा में थोड़ी है, तो उनका राजस्थान में पिछड़ों में शामिल हो सकते हैं जाट, हरियाणा में नहीं होंगे, ठीक है। तो
मराठे महाराष्ट्र में पिछड़े नहीं है और कहीं हो भी सकते हैं। इस ढंग से ये जो पॉलिटिकल लीडर्स की गुंडागर्दी चल रही है रिजर्वेशन के नाम पर, और जो नागरिकों को भरमाया जाता है इस प्रकार के नारों से, इस पर एक लगाम लगाने की कोशिश हुई। और पश्चिम बंगाल में इसीलिए रिजर्वेशन पेश हुआ क्योंकि 10, 11, 12 ये 3 आधार वर्ष, इनमें मुसलमानों की, ठीक है, 77 जातियों को आपका ओबीसी में शामिल कर दिया। और जब कोर्ट ने पूछा किस आधार पर शामिल किया तो बोले कलकत्ता यूनिवर्सिटी की एक सर्वे है रिसर्च स्कॉलर्स का, उन्होंने बताया कि ये लोग पिछड़े हुए हैं। तो कोर्ट ने कहा कि इंदिरा साहनी ने क्या कहा था, उन्होंने कि ट्रिब्यूनल तुम बनाओगे और उस ट्रिब्यूनल में मेंबर कौन कौन होंगे ये भी इंदिरा साहनी ने बताया। हाई कोर्ट के एक जज साहब होंगे, उसमें एमिनेंट कोई प्रतिष्ठित समाजशास्त्री होगा, ऐसे करके उन्होंने मेंबर बताए हैं। तुम जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर की रिपोर्ट लिए घूम रहे हो, ये पिछड़े नागरिक कैसे तय किया तुमने, ये बताओ। और नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं, इसका डेटा कहां है, ये दोनों बातें बताओ। और फिर ये तुमने मोर बैकवर्ड में इन्हें शामिल कर दिया, 99% जातियां मुसलमान हैं। आपने कौन सा एड निकाला था बताइए, ये कैसे हो गया, इस पर कोशिश किया है। बाकी ये नहीं है, ये फिर भरमाने का प्रयास है कि मुसलमानों के खिलाफ। नो, कतई नहीं, मुसलमानों को रिजर्वेशन उतना ही मिलेगा जितना हिंदुओं को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनली देंगे। दिस इज द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन एट द प्रेजेंट मोमेंट, ये है, ठीक है। बस इतनी ही बात रखेंगे रिजर्वेशन।